नमस्कार, हाय, मैं नेहा। रेजिग्नेशन डायरीज के माध्यम से मैंने आपको कई वर्किंग प्रोफेशनल्स की कहानियां सुनाई, उनके जॉब लॉस, उनकी भावनाएं, उनके फ्यूचर में जो चुनौतियां हैं, उन सब की कहानी मैंने आपके सामने रखी। लेकिन अब तक हमने क्या किया? अब तक मैं ये कहानियां सुनती थी और आपको सुनाती थी, सब ऑडियो मोड पर था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आपके सामने बैठकर आपसे बात की जाए। तो लीजिए, मैं आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बदलाव, ये चेंज पसंद आएगा। खैर चलिए, आज की कहानी पर फोकस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब तक आपने कौन सी कहानियां सुनी? अब तक मैंने आपको जो कहानियां सुनाई वो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की थी। ऐसे लोग जो अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में कुछ वक्त बिता चुके हैं, अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े उतार चढ़ाव को वो देख चुके हैं, उससे जुड़े मौके, उससे जुड़ी चुनौतियों से वो वाकिफ हैं किसी हद तक। लेकिन इन सब के बीच ध्यान कभी भी फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स की तरफ नहीं गया। तो आज की जो कहानी है ना, वो एक फर्स्ट टाइम जॉब सीकर की है। इसे आप अंत तक जरूर सुनिएगा, ठीक है? रेजिग्नेशन डायरीज, फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स। बस दी, क्या कहें, किस्मत ही खराब है। घर से इतनी दूर, घर वालों को मनाकर यहाँ मुंबई में पढ़ने आए, पैसा खर्च हुआ सो अलग, और अब काम का कोई अता पता नहीं। समझ नहीं आ रहा कि अभी हम यहीं रुक जाएं ईयर एंड तक, या फिर बोरिया बिस्तर बांध लें। 22 साल की मीशा की बेबसी मुझे अंदर तक छू गई। मीशा मेरी कॉलेज बैचमेट की छोटी बहन, जो एडवांस स्टडीज के लिए 2 साल पहले मुंबई आई। पढ़ाई लिखाई करके कुछ महीनों तक एक एड एजेंसी में इंटर्नशिप की। उम्मीद थी उसी कंपनी में नौकरी पक्की होने की, लेकिन कोविड-19 ने मीशा के सपनों के पंख ही तोड़ डाले। दी ज्वाइन तो एज एन इंटर्न ही किया था, ऑल्दो हमारी रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि कुछ महीनों के बाद आई विल बी कंफर्म्ड। लेकिन इंटर्नशिप पीरियड खत्म होने से पहले ही मुझे कह दिया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर कंपनी की हालत ठीक ठाक रहती है तभी हमें कंसिडर करेंगे। मुंबई में बतौर पेइंग गेस्ट रह रही मीशा ने अपनी कहानी मेरे सामने जस की तस रख दी। मीशा की कहानी ने मेरे इंटर्नशिप और करियर के शुरुआती दिनों की याद ताजा कर दी। अपने पीजी प्रोग्राम के दिनों में मुझे और मेरे बैचमेट्स को सिर्फ ये टेंशन या फिर कहें प्रतिस्पर्धा रहती थी कि किसे सबसे बेहतरीन कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप करने के बाद उसी नेटवर्क ने नौकरी भी दे दी। अपना कैंपस प्लेसमेंट तो बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा स्मूथ था। लेकिन मीशा और उसके बैचमेट्स का इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा? अपनी कमोडिटी रिपोर्ट्स बनाते हुए मीशा से बातें कर रही थी। हालांकि चंद मिनटों की बातों के बाद मैंने अपने काम से विराम लेकर मीशा की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। ये एक विकट घड़ी है। मीशा के साथ बात करते करते एकाएक उसकी लाचारी और दुख ने मुझे छू लिया। कितनी उम्मीदों और मेहनत के साथ अपने करियर के सपने संजोए होंगे इस मीशा ने, और शायद इसके घर वालों ने भी। एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की कितने अरमान लेकर सपनों के शहर में आई, और एक वायरस ने इसके फ्यूचर को आईसीयू में भर्ती कर दिया। मन में भावनाओं की बाढ़ सी आ गई। इन चंद सेकंड में मीशा ने कुछ कहा, पर मैं एहसासों के शोर में कुछ ना सुन पाई। दी, हेलो दी, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? हेलो?
मीशा की आवाज ने फिर मुझे मेरी सोच से बाहर खींचा। हाँ हाँ हाँ, यस मीशा, हाँ मैं सुन रही हूँ, हाँ बोलो ना। मैंने तुरंत अपनी झेप में डालने की कोशिश की। दी, आई वाज सेइंग, अगर आपके कांटेक्ट में कोई ओपनिंग है, अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ बताइएगा ना। आई हैव नो सैलरी एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी कैसा भी होगा ना चलेगा, आई एम ओके विद इट। नौकरी मिलने की डेस्परेशन मीशा की बातों में साफ झलक रही थी। हाँ हाँ मीशा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। मीनवाइल तुम अपना सीवी मेरे साथ शेयर कर दो, मैं उसे आगे बढ़ाती हूँ। अच्छा एक सेकेंड, बाय द वे तुमने अपनी बहन से बात की? उसकी कंपनी में कोई ओपनिंग नहीं है क्या? मीशा से फोन पर बात करते हुए मैं अपनी कांटेक्ट लिस्ट खंगालने लगी। अरे दी, क्या बताऊं। पहले तो दीदी ने कहा था कि दिल्ली आ जा और हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन अभी उनकी ही कंपनी में छटनी चल रही है। कैंपस प्लेसमेंट और फर्स्ट टाइमर्स को हायर करना तो दूर की बात है। एक दर्द भरी हंसी के साथ मीशा ने जवाब दे डाला। सालों पहले अपनी कैंपस प्लेसमेंट के दौरान ये ख्याल मुझे कभी नहीं आया था कि एंट्री लेवल की हायरिंग में ऐसा रोड ब्लॉक आएगा। हाँ, कुछ साल दिक्कत वाले जरूर रहे। 12-13 साल पहले की मंदी वाली स्थिति में हमारे ऑफिस में भी छटनी हुई थी, लेकिन किसी फ्रेशर को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया और उसके कुछ महीनों बाद ही हायरिंग फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। मीशा के करियर के इस पड़ाव को मैं अपने समय के हालात से कंपेयर करने लगी। दी, अब आप ही कुछ सजेस्ट करो ना दी, मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेना चाहिए क्या, या आई डोंट नो, मैं घर चली जाऊं क्या दी? वहीं से ट्राई करती हूँ। आई एम सो कंफ्यूज्ड दी, आई एम सो कंफ्यूज्ड। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऑनलाइन कोर्सेज लेना शुरू कर दिए, लेकिन आई जस्ट डोंट नो दी, मैं क्या करूं? हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा। कुछ देर बात करते करते मीशा की सिसकियां मेरे कानों में पड़ी। मैं थोड़ा घबरा गई। अकेली लड़की नौकरी की तलाश में है, कहीं ये फ्रस्ट्रेशन में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मेरे ऑफिस का काम भी पेंडिंग पड़ा था, लेकिन मैं मीशा का फोन काटना नहीं चाहती थी। मनी मन प्रार्थना करने लगी कि इसको और इसके जैसे फ्रेशर्स को काम करने का मौका मिले और जल्द से जल्द। लेकिन सच से तो भाग नहीं सकते ना। आमतौर पर हर स्थिति में मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और परिस्थिति में भी मौके ढूंढ ही लेती हूँ, लेकिन इस वक्त मीशा जैसे बच्चों के करियर की शुरुआत ने मेरी सोच को बिल्कुल डेड एंड पर लाकर खड़ा कर दिया। बातों बातों में मैंने मीशा से पूछा कि उसका कॉलेज और उनका प्लेसमेंट सेल अभी के हालात में क्या कदम उठा रहे हैं। मैंने उनका बैकअप प्लान और यू कैन से एक तरह से प्लान बी जानने की कोशिश की। वो तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। कोई प्लान ए बी सी डी नहीं है उनके पास। मीशा ने फोन के दूसरे छोर पर आहें भरते हुए कहा। मतलब ये यंगस्टर्स बिल्कुल भगवान भरोसे हैं। इस ख्याल से ही मैं सिहर गई। चंद सेकंड सोचने लगी। मेरी कमोडिटी रिपोर्ट्स अभी भी पेंडिंग थी और पिछले 25 मिनट में तो 5 रिपोर्ट और इकट्ठी हो गई थी। फिर न जाने कैसे मन को मजबूत किया और मैं बोल उठी। ओके मीशा, देखो तुम्हारी सिचुएशन आसान नहीं है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करके अब तुम्हें आगे का रास्ता निकालना ही होगा। मुझे लगता है कि अपस्किलिंग फिलहाल तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अभी अनलॉक 1.0 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं। अगर घर नहीं जाना चाहती हो तो तुम जो जॉब ऑफर या इंटर्नशिप मिले उसे कंसिडर करो।
इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि अगर कोई एनजीओ में ही कम पैसे पर भी काम करने का मौका मिले ना तो कर डालो। एटलीस्ट तुम्हारे सीवी पर कुछ काम तो नजर आएगा, नहीं? ऑल्सो इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, तुम्हारी दीदी ने बताया था कि तुम ट्यूशंस लिया करती थी पहले, राइट? तो हो सके तो कुछ घंटे वो भी ट्राई कर सकती हो। बेसिकली यार प्लान करना होगा मीशू। तुम जो जानती हो, जो कर सकती हो और जो तुम्हारे हाथ में है उसी से तुम्हें अपनी करियर की गाड़ी को फिलहाल चलाते रहना है। मैंने कई महीने की रिसर्च, ताज़ा हालात और अपने अनुभव का निचोड़ मीशा के सामने परोस दिया। यू मीन अपने बिना पेट्रोल के करियर की खटारा को ढकेलते रहना? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग दी? मीशा इस बार खुलकर हंसी और उसके साथ मैं भी ठहाका मारने से खुद को रोक ना सकी। फिर बस इसी हैप्पी नोट पर मीशा को ऑल द बेस्ट बोलकर फोन रख दिया। हालांकि इस आधे घंटे की चैट के बाद मेरे मन में इमोशंस का मेला लग चुका था। कभी पॉजिटिविटी कहती वक्त बुरा है पर ये भी निकल ही जाएगा, सिर्फ करियर की सफल शुरुआत ही एक स्मूथ करियर की गारंटी तो नहीं, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। फिर नकारात्मक सोच झकझोर देती, अरे अगर पेड़ की जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पेड़ जिंदा कैसे रहेगा? मीशा और उसके बैचमेट्स का करियर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी की इस तंगी में दम ना तोड़ दे। तो ये थी मीशा की कहानी। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। और ये मैं नहीं कह रही, आप न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, कितनी सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, कितनी कंपनियों के सर्वे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट में, जॉब मार्केट में अभी मौकों की, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कितनी किल्लत है और काम करने वाले कितने सारे हैं। कंपनियों में जो कैंपस प्लेसमेंट है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो रही है। इनफैक्ट Naukri.com की एक सर्वे मैंने देखी, उसके मुताबिक मई के महीने में जो कंपनियों की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट्स हुए भी हैं वो भी पिछले साल मई के महीने के मुकाबले 60% तक गिरे हैं। मतलब नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये दिक्कत का वक्त है ही। फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स की बात करें तो उनके लिए चुनौतियां, उनके लिए चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में किया क्या जाए। तो मैंने अब तक जो लोगों से बात की, अब तक जो कहानियां आपको सुनाई, जितना रिसर्च किया, उससे मुझे जो समझ में आता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, वो तो यही कहता है कि जब तक किसी फ्रेशर के पास नौकरी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तब तक उन्हें अपस्किलिंग पर फोकस करना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि कितने सारे ऑनलाइन कोर्स एप्स मौजूद हैं, उसमें ढेरों हजारों लाखों की तादाद में कोर्सेज मौजूद हैं, फ्री में कोर्सेज मौजूद हैं। आप चाहें तो कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने सेक्टर से, अपने इंडस्ट्री, अपनी पढ़ाई से जुड़े अगर कोई एडवांस कोर्स आपको मिलते हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? फायदा पहला तो ये होगा कि आप कुछ नया सीखेंगे, आप इंगेज रहेंगे कंस्ट्रक्टिवली। दूसरी अच्छी बात ये होगी कि आपका जो भी खाली समय होगा वो किसी नकारात्मक सोच या नकारात्मक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जो कि इस माहौल में बहुत क्रिटिकल है, बहुत जरूरी है। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि इन सर्टिफिकेशंस के अलावा अगर आपको कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, या आपको मान लीजिए एनजीओ में ही अगर काम करने का मौका मिलता है, भले ही कम सैलरी में हो, तो आपको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। इसके भी फायदे ये होंगे कि आप खाली समय में बोर नहीं होंगे, आपको बेकार के नेगेटिव थॉट से आप बचेंगे, आपको कुछ नया सीखने का मौका यहाँ पर मिलेगा, एक वर्किंग एनवायरनमेंट का आपको आइडिया मिलेगा,
और साथ ही जब आपको फाइनली कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, जब आपके लायक नौकरी आपके सामने होगी, तो आपके सीवी पर ये बहुत बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। आपके इंटरव्यूअर को या कंपनी को पता चलेगा कि भाई इस बंदे ने या इस बंदी ने अपना जो खाली समय था, जो एक डिफिकल्ट टाइम था, उसको कैसे यूटिलाइज किया, तो ये भी आपके फेवर में जाएगा। लेकिन ये सब मेरी सोच है, ये मेरी समझ है। आपको क्या लगता है? आपकी सोच, आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस, आपके अनुभव क्या कहते हैं? मैं वो सुनना चाहती हूँ। तो मुझे आप अपनी कहानियां या किसी और की कहानी भी अगर आप जानते हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं उसे सुनना चाहूंगी और लोगों को सुनाना चाहूंगी। चलिए, आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये नया चेंज आपको कैसा लगा, उस पर भी कमेंट करिएगा, अपने सुझाव भेजिएगा, मैं सुनना चाहूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।